अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नावल द ग्रेट गैट्सबी की प्लॉट समरी। अब ये जो नावल है द ग्रेट गैट्सबी, सबसे पहले हम इसके नाम पे थोड़ा फोकस करते हैं। इसका नाम जो है वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर बेस करता है। प्रोटैगनिस्ट इस नावल का है जे गैट्सबी और बेसिकली उसका नाम नावल में जेम्स गैट्स था, लेकिन फिर उसने अपना नाम जो है वो एक जैसे कुछ लोग होते हैं वो जब अपना थोड़ा सा जैसे कुछ लोग होते हैं जो शोबिज़ में एंटर हों या अपना थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करने के लिए अपने नाम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो जेम्स गैट्स ने भी अपना नाम चेंज करके जे गैट्सबी रख लिया था। और पूरी स्टोरी इसी जे गैट्सबी की लाइफ स्टोरी है, इसीलिए इसका नाम नावल का द ग्रेट गैट्सबी है, क्योंकि इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जे गैट्सबी अपने आप का लेवल और अपना क्लास जो है वो चेंज करता है और कैसे वो एक ग्रेट जो है वो पोजीशन तक पहुंचता है। तो चलें सबसे पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नावल एक अमेरिकन नावल है जो कि 1925 में लिखा था फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड ने। और इस नावल की जो सेटिंग है वो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क का लॉन्ग आइलैंड और कुछ एक दो और भी एरियाज़ हैं जो कि नावल के अंदर न्यूयॉर्क के दिखाए गए हैं, वो भी आगे जाके मैं उनको डिस्कस ज़रूर करूँगी। और जैज़ एज दिखाई गई है इस नावल के अंदर। अब जैज़ एज कौन सी एज थी जिसमें जैज़ म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा सुनी जा रही थी और अमेरिका के अंदर इसको जैज़ एज कहा गया था। और ये जो नावल है ये फ़र्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर है। इसको जो नरेट कर रहा है वो है निक कैरेवे, और निक कैरेवे का क्या रोल है वो भी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं जैसे ही हम प्लॉट समरी की तरफ बढ़ेंगे। और यॉनरा अगर देखा जाए तो इस नावल का यॉनरा है ट्रेजिडी और मॉडर्निज़म। तो मॉडर्निज़म क्योंकि एज जो थी वो जैज़ एज थी जो कि मॉडर्न एज थी, जिसके अंदर इस टाइप का म्यूज़िक पॉपुलर हो रहा था। और इसके अलावा ट्रैजिक इसकी एंडिंग्स हैं, तो इसीलिए मतलब ट्रेजिडी में क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है या जो कोई मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी डेथ दिखाई जाती है या उनका एक बहुत ही बुरा ट्रैजिक जो होता है वो एंड होता है, तो इसीलिए ट्रेजिडी है। और इसके अंदर वर्ल्ड वॉर जो है उसके भी इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं और उसकी तबाहकारियाँ वगैरह भी इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो इसीलिए ये मेंशन की है स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कि ये जो एक होर्डिंग है, जो एक बिल बोर्ड था जो रोड की साइड पे लगाया गया था किसी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन इसके ऊपर जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट थी वो थोड़ी सी खस्ता हाली का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ ये आइज़ प्रोमिनेंट थी। तो इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करने का मकसद काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है, वो ये कि ये इसका जिक्र नावल में कई बार आएगा। और यहाँ पे जो आइज़ थी उनको आउल आइज़ भी कहा गया नावल के अंदर, और बेसिकली ये डॉक्टर टी.जे. इकलबर्ग की आइज़ हैं जो कि किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए लगाई गई होंगी, लेकिन अब सिर्फ वो आइज़ ही प्रोमिनेंट है इसके ऊपर। और इसका मकसद नावल में जो नैरेटर है निक कैरेवे, वो यही कहता है कि इसका मकसद लगाने का या ये आइज़ को शो कराने का यही है कि आइज़ जो हैं ये किसी तरह से आइज़ ऑफ गॉड है। आइज़ ऑफ गॉड क्यों है? क्योंकि ये लोगों को देख रही है, इससे ये लोगों को पता लगता है कि हमें कोई देखने पूछने वाला भी है। तो इसीलिए जब भी इन आइज़ का जिक्र आता है नावल के अंदर तो यही कहा जाता है कि लोगों को देख रही हैं, और स्पेशली लोगों की डिसऑनेस्टी, लोगों की करप्शन, लोगों के एक दूसरे को दिए गए धोखे, उन चीज़ों को ये देख रही है और इससे लोगों को ये पता लगता है कि हमें कोई देखने वाला भी है। सो चलें अब हम आगे प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं अपने नावल की स्टोरी को। तो सबसे पहले क्या है, जो नरेटर है हमारा निक कैरेवे, वो अपने मूव करता है न्यूयॉर्क में मिड वेस्ट से। मिड वेस्ट एक और एरिया है, वहाँ से वो न्यूयॉर्क मिड सिटी में मूव करता है। और कब मूव करता है? 1922 के समर में। अब जब वो मूव करता है इस एरिया में, तो इस एरिया का नाम क्या है जहाँ पे वो मूव करता है? इस एरिया का नाम है वेस्ट एग। अब एक और एरिया भी है ईस्ट एग, तो इन दोनों का हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। जो वेस्ट एग है वो एरिया है जहाँ पे न्यू जो लोग अमीर हुए हैं, जो न्यू रिच पीपल हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और जो ईस्ट एग का एरिया, यहाँ पे वो रिच लोग रहते हैं जो शुरू से रिच हैं, मतलब जो उनकी हम कह सकते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। वो लोग जो हैं वो ईस्ट एग में रहते हैं, जो पहले से इस्टेब्लिश्ड रिच लोग हैं। तो आप इस्टेब्लिश्ड से और ईस्ट के ई से आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि पीछे से रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। बाकी जो वेस्ट एग है वहाँ पे न्यू लोग जो रिच होते हैं, मतलब जो नए नए अब अपर क्लास में मूव करना स्टार्ट करें, वो लोग रहते होते हैं ईस्ट एग में, सॉरी वेस्ट एग में। तो ये दो एरियाज़ हैं न्यूयॉर्क के। तो यहाँ पे वो कहाँ पे मूव करता है निक कैरेवे? वो मूव करता है वेस्ट एग में। अब उसका जो एक नेबर है वहाँ पे वो देखता है कि एक मिस्टीरियस सा उसका नेबर है। वो ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करता, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन वो एवरी जो है वो वीकेंड पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करता है और इतनी लेविश किस्म की पार्टीज़ रखता है। ये होता है उसका नेबर। अब नेबर जो है वो है जे गैट्सबी, उससे वो कभी मिला नहीं है।
इसीलिए उसको मिस्टीरियस कहता है। सिर्फ वो कभी कभी निक कैरेवे जब अपने घर के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आ रहा होता है तो वो देखता है कि जो उसका नेबर है, अक्सर ही उसको उसकी बैक नज़र आती है और वो क्या कर रहा होता है कि खड़ा होता है अपने घर के टेरेस या किसी एक चीज़ पे, और वहाँ से वो देख रहा होता है दूर एक ग्रीन लाइट को, मतलब बीच में एक बड़ा सा समंदर है, पानी है, उसके पार एक ग्रीन लाइट है, वो उसको देख रहा होता है अक्सर खड़ा हुआ रात के वक्त। तो ये चीज़ वो देखता है अपने नेबर में। आगे हम देखते हैं कि जो गैट्सबी की पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, लेविश होती हैं, और वो एवरी सैटरडे नाइट को होती हैं। लेकिन गैट्सबी उनमें भी लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, मतलब पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन लोगों से आके इतना मिलता नहीं है, अपनी ही पार्टी का होस्ट होते हुए भी। कुछ खुशनसीब लोग होते हैं जिनसे कभी कभी गैट्सबी मिल ले, बाकी ज़्यादातर वो लोगों से नहीं मिलता। आगे कुछ और कैरेक्टर्स हैं, अभी हमने से 2 कैरेक्टर्स देखे, आगे कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनका मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ, जो लोग आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक है डेज़ी बुकैनन। अब ये कौन है, निक जो है, निक कैरेवे उसकी कज़न है जो कि रहती है ईस्ट एग में, ठीक है। इसका हस्बैंड है टॉम बुकैनन, वो निक का क्लासमेट है, मतलब ये दोनों से निक का रिश्ता है और ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। टॉम बुकैनन जो है वो निक का क्लासमेट हुआ करता था यूनिवर्सिटी में जब निक पढ़ता था, और निक काफ़ी मतलब एजुकेटेड बंदा है और उसी हिसाब से टॉम बुकैनन भी ऐसा ही एजुकेटेड बंदा है, दोनों क्लासमेट्स भी रह चुके हैं। एक और फीमेल कैरेक्टर जॉर्डन बेकर। अब जॉर्डन बेकर कौन है, वो डेज़ी की फ्रेंड भी है। डेज़ी कौन थी, निक की कज़न, उसकी फ्रेंड भी है, और बाद में, मतलब अभी तो नहीं लेकिन बाद में जब निक और जॉर्डन मिलेंगे स्टोरी में आगे चल के, तब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। उन लोगों के दरमियान ऐसा कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मिलते कब हैं और क्या सारी स्टोरी है वो मैं आप लोगों को सुनाती जाती हूँ। डेज़ी जो है, जो कि निक की कज़न है और अब वो टॉम की वाइफ भी हैं, वो ईस्ट एग में रहती हैं क्योंकि टॉम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे से रिच है, और टॉम की शादी होती है डेज़ी बुकैनन से, और वो लोग अब रहते हैं साथ में। और पीछे की जो स्टोरी है, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड सुना दिया जाए तो वो ये है कि पहले डेज़ी और जे गैट्सबी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिलेशनशिप रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते होते हैं, शादी करना चाहते होते हैं, लेकिन डेज़ी इसीलिए जे गैट्सबी से शादी नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि वो एक अच्छा फ्यूचर उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जो जे गैट्सबी है उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत नहीं है, वो इतना वेल्दी पर्सन नहीं है, तो वो उसको एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती। और टॉम बुकैनन ऑन दी अदर हैंड जो होता है काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, पीछे से उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा रिच है, तो वो उसको पता होता है कि इसको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता है, तो इसीलिए वो टॉम बुकैनन को चूज़ करती है जे गैट्सबी के ऊपर। अब वो उसके साथ रहती होती है ईस्ट एग में, और जे गैट्सबी जो कि ख़ुद एक बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता होता है, और मतलब वो न्यू शिफ्ट हुआ होता है वेस्ट एग में। क्यों न्यू शिफ्ट हुआ होता है उसके अंदर, क्योंकि वो अब अमीर हुआ है जाके, उसने डेज़ी के लिए ख़ुद का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया होता है, लेकिन अब हो चुकी होती है काफ़ी ज़्यादा देर, क्योंकि डेज़ी की शादी हो चुकी होती है टॉम बुकैनन से, लेकिन जे गैट्सबी को स्टिल एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, और यही होप हमें उसकी ग्रीन लाइट से नज़र आती है कि उसको एक होप होती है कि एक ना एक दिन डेज़ी उसको मिलेगी, और ये ग्रीन लाइट जो होती है बेसिकली ये ईस्ट एग में चल रही होती है, इसीलिए वो वहाँ से खड़ा होकर उसको मुसलसल देख रहा होता है कि कभी ना कभी वो ईस्ट एग पहुँच जाएगा, या कभी ना कभी डेज़ी एटलीस्ट उसके घर वेस्ट एग आ जाएगी। यही रीज़न होता है गैट्सबी की लेविश पार्टीज़ थ्रो करने का। एवरी वीकेंड जब वो एक लेविश पार्टी थ्रो करता है तो उसका मकसद यही होता है कि किसी ना किसी तरीके से वो डेज़ी की अटेंशन हासिल कर ले, या डेज़ी को पता चल जाए, क्योंकि डेज़ी के वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लेविश पार्टीज़ हुआ करती हैं। यहाँ पे जो जैज़ एज है उसके अंदर यही दिखाना मकसद है कि अमेरिका में जो मॉडर्न एज थी उसमें लोगों का क्या हाल था, लोग कितने ज़्यादा मॉरली और सोशली करप्ट हो गए थे। पार्टीज़ और ये तमाम चीज़ें वो करते थे, लेकिन अंदर उनके स्टिल एक एम्प्टीनेस थी। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है कि जे गैट्सबी अंदर से कितना खाली है, अपनी पार्टीज़ में वो खुद इन्जॉय नहीं करता, लोग ज़रूर आके इन्जॉय करते हैं लेकिन वो खुद नहीं करता, क्योंकि वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ डेज़ी के लिए थ्रो करता है कि कभी ना कभी डेज़ी की अटेंशन वो हासिल कर ले और डेज़ी उसको मिल जाए। तो आगे हम क्या देखते हैं कि अब जबकि पार्टीज़ हो रही होती हैं तो एक पार्टी में एक दिन निक कैरेवे की मुलाकात हो जाती है उससे, गैट्सबी से, और तभी बल्कि सॉरी, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई। निक कैरेवे की मुलाकात से पहले एक चीज़ जो मेंशन करनी ज़रूरी है वो ये है कि निक एक दिन जाता है अपनी कज़न डेज़ी के घर। वो क्यों जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी वहाँ पे कज़न रहती है, और उससे सिर्फ ऐसे मिलने, एक उनका साथ में एक खाने का प्लान होता है डिनर का, तो वो वहाँ पे जाता है, अपनी कज़न से मिलता है, उसके हस्बैंड टॉम से मिलता है और उनके साथ आराम से खाता है। तो वहीं पे उसकी मुलाकात होती है जॉर्डन बेकर से। अब जब उसकी मुलाकात जॉर्डन बेकर से होती है
तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाती है डेज़ी कि ये मेरी फ्रेंड है। तभी वहाँ पे उनका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब ये जब कि हो गई एक और चीज़, तो यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ एक और जगह जो कि न्यूयॉर्क की है, जो कि इस नावल में ईस्ट एग और वेस्ट एग के अलावा एक थर्ड जगह का भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र है, वो है द वैली ऑफ एशेज़। अब ये द वैली ऑफ एशेज़ क्या चीज़ है, इसकी पिक्चर तो आप सेंटर में देख ही सकते हैं कि किस तरह की है, और ये वेस्ट एग और मैनहट्टन के दरमियान होती है, और ये एक तरह की वैली है। और इसी वैली में वो जो स्टार्टिंग में मैंने बिलबोर्ड मेंशन किया था जिसके ऊपर आउल आइस थी, वो इसी वैली ऑफ एशेज़ में बहुत बड़ा ऊंचा सा किस्म का एक बिलबोर्ड लगाया गया होता है। और ये बिल्कुल ऐसा एरिया है कि जहाँ पे वो लोग रहते होते हैं जो बहुत ही लोअर क्लास के लोग होते हैं। मतलब वेस्ट एग ईस्ट एग में तो बता दिया कि किस किस सोसाइटी के और सोशल स्टैंडिंग के लोग रहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लोअर क्लास लोग रहते होते हैं जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि काम करते होते हैं और मेहनत मजदूरी करके कमाते होते हैं, लेकिन होते वो बेचारे लोअर क्लास हैं, तो इसलिए इधर रहते होते हैं। और उसकी बहुत ही खस्ता हाली हमें देखने को मिलती है इस नावल के अंदर। अब दो लोग जो कि यहाँ पे रहते हैं, एक है जॉर्ज विल्सन और उसकी वाइफ मिर्टल विल्सन। जॉर्ज विल्सन कौन है, ये इसका एक कार का वो है रिपेयर शॉप और एक गैस स्टेशन भी है। तो ये यहीं पे दोनों चीज़ें ओन करता है, जबकि ये ओन करता है, ख़ुद अपना कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है और सही कमाता है। लेकिन इसकी वाइफ मिर्टल विल्सन को नहीं पता होता शादी के टाइम कि मेरा हस्बैंड जो है वो ये सब कुछ करता है। उसको लगता है कि अच्छा कमाता होगा, अच्छा खाता होगा, मैं मतलब एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो होती है तो बिल्कुल ये लोग हैंड टू माउथ इस किस्म के हिसाब में रहते होते हैं, जो चीज़ मिर्टल विल्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि मिर्टल विल्सन को जब ये चीज़ पसंद नहीं आती तो वो सोचती है कि मेरी तो लाइफ जॉर्ज विल्सन के साथ अच्छी नहीं गुजरेगी, तो मैं कोई और ढूंढूं बंदा अपने लिए। तो वो अपने हस्बैंड को चीट करती है, और कौन उसको मिलता है, टॉम बुकैनन के साथ मिलकर हस्बैंड को चीट कर रही होती है, और ये चीज़ जॉर्ज विल्सन को बिल्कुल नहीं पता होती। तो अब क्या होता है कि ये उससे मिलती होती है टॉम बुकैनन से सिर्फ इसलिए कि मेरी अगर अपने हस्बैंड से किसी तरह मैं पीछा छुड़वा के टॉम बुकैनन के साथ रहने लगूँ या उससे शादी करूँ तो मेरी जो सोशल लिविंग एक स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि लोग कैसे, जैसे डेज़ी ने जे गैट्सबी को छोड़ के टॉम बुकैनन से शादी की, अब मिर्टल विल्सन अपने हस्बैंड के होते हुए उसको चीट करके टॉम बुकैनन के साथ है। ये सब किस लिए है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी किस चीज़ की पड़ी हुई है, वेल्थ की पड़ी हुई है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने की पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि उस टाइम की ये जो जैज़ एज है, जो मॉडर्न एज है अमेरिका में जो थी, वो कैसी थी, सोशली और मॉरली बहुत ज़्यादा करप्ट। लोग एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, डिसऑनेस्टी। इसीलिए जो आउल आइज़ हैं, ये जो हमने उसको ऑल सीइंग कहा था, वो क्या चीज़ देख रही है, लोगों की यही बिहेवियर और लोगों की यही करप्शन और डिसऑनेस्टी देख रही है। तो आगे हम देखते हैं कि एक पार्टी में जहाँ पे टॉम बुकैनन और मिर्टल विल्सन साथ में होते हैं, वहाँ पे उनका हो जाता है एक आर्ग्यूमेंट। क्या आर्ग्यूमेंट होता है कि मिर्टल विल्सन डेज़ी से मुतल्लिक कोई बात करती है और डेज़ी से मुतल्लिक उसको किसी बात पे छेड़ती है, तो उस पर टॉम बुकैनन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उठा के उसके मुंह पे मारता है मिर्टल विल्सन के, जिससे उसकी नाक जो होती है वो ब्लीडिंग उसमें शुरू होती है, उसकी नाक जो है वो बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है। तो यहाँ पर हमें मेल ईगो भी दिखाई जाती है कि उस टाइम पे फ़ीमेल जो है उनके साथ स्टिल मॉडर्न एज है, सब कुछ है, बट स्टिल मेल ईगो का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा का वैसा ही है कि उसने ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं की, जबकि ख़ुद वो अपनी वाइफ को चीट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ कैसा सलूक कर रहा है मिर्टल विल्सन के साथ। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पे वो टाइम आया कि जब निक जो है वो एक पार्टी में मिलता है गैट्सबी से। गैट्सबी की एक पार्टी होती है जिसमें वो निक उससे मिलता है, और वहाँ पे उसको पता चलता है डेज़ी के बारे में, क्योंकि वो अपनी कज़न डेज़ी का जिक्र करता है किसी न किसी बात करते हुए गैट्सबी से। तो गैट्सबी आगे उसको बताता है अपने और डेज़ी के बारे में कि हमारे दरमियान क्या कुछ बातचीत होती थी और हमारा एक अच्छा खासा पहले रिलेशनशिप हुआ करता था। ये सारी बात वो निक को बताता है। अब उसी पार्टी में निक के साथ जॉर्डन बेकर भी आई होती है, तो गैट्सबी जो है वो अलग से जॉर्डन बेकर से भी बात करता है, क्योंकि जॉर्डन बेकर काफ़ी क्लोज फ्रेंड होती है डेज़ी की, ताकि वो डेज़ी के बारे में मज़ीद जान सके जॉर्डन बेकर से। तो जॉर्डन बेकर टॉम बुकैनन और डेज़ी के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, हर चीज़ के बारे में गैट्सबी को बताती जाती है। तो अब गैट्सबी के अंदर एक मज़ीद उम्मीद जाग उठती है कि एक ना एक दिन वो लाजमी डेज़ी से मिलेगा, क्योंकि डेज़ी के दो करीब लोगों से उसकी मुलाकात हो गई है। तो अब वो निक को कहता है किसी तरह के डेज़ी को ना लेकर आए यहाँ पे मेरे घर। तो ये चीज़ निक कर लेता है इजीली, मतलब वो मिलवाता है गैट्सबी को और डेज़ी को। अब वो मिल तो लेते हैं, उनका रीयूनियन हो जाता है। जो ही वो गैट्सबी को देखती है डेज़ी, वो बहुत ज़्यादा, उसके दिल में भी वो जज्बात जो एक पुराने उसके दिल में कहीं दफन होते हैं वो वापस से उभरते हैं।
उसको जे गैट्सबी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती हैं अपने दिल में। अब वो चाहती है उसके साथ मिलना, लेकिन ऑब्वियसली उसकी अब शादी हो चुकी है, उसके पास एक हस्बैंड है टॉम बुकैनन। लेकिन ये होता है कि ये लोग जब लंच पे मिलते हैं, साथ में बैठ के ये लोग खाना खा रहे होते हैं सब लोग, डेज़ी है, टॉम बुकैनन है, निक कैरावे है, जे गैट्सबी है, सारे लोग साथ में बैठे हैं। तो अब ये लोग आमने सामने ही हैं और एक दूसरे को देखने पर ही टॉम बुकैनन को कोई ना कोई शक हो रहा होता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं। और इसमें मैंने बीच में ही एक कोट ऐड किया है कि जो हमें नॉवल की ही टेक्सचुअल लाइन है, जिससे कि हमें अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ उस वक्त फ़ील हुई होगी टॉम बुकैनन को। आप लोग ये पढ़ के देख सकते हैं। शी हैड टोल्ड गैट्सबी दैट शी लव्ड हिम एंड टॉम बुकैनन सॉ ही वॉज अस्टाउंडेड। अब वो बताती नहीं है, ये बेसिकली उसकी आँखें होती हैं जो बता रही होती हैं। उन दोनों की आंखों से वो एक दूसरे से इस तरह से देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और एक और भी मौका होता है जब गैट्सबी उस तरीके से उसको स्टेयर कर रहा होता है डेज़ी को, कि जिससे टॉम को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि जो मेरे दिल में शक है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि टॉम को अंदाज़ा तो हो चुका होता है, अब उसको आ जाता है गुस्सा कि मेरी जो वाइफ़ है वो मुझे चीट करी है। जबकि अगर देखा जाए तो वो ख़ुद भी अपनी वाइफ़ को चीट कर रहा होता है मिर्टल विल्सन के साथ मिलके। लेकिन ये चीज़ उसको नहीं बिल्कुल भी बुरी लग रही होती, उसकी वाइफ़ उसको चीट करी, यहाँ पे उसकी मेल ईगो हर्ट हो रही होती है और अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बेसिकली वो चाहता होता है कि मतलब वो अपनी वाइफ़ को बिल्कुल भी ना छोड़े, जैसे हम कह सकते हैं कि वो ऐसा चाहता होता है। लेकिन यहाँ पे भी उसकी मेल ईगो पे बात आ रही होती है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मुझे अपनी वाइफ़ से कोई दिलचस्पी नहीं है या मेरी वाइफ़ ने मेरे दिल को कोई बहुत बड़ी ठेस नहीं पहुंचाई है करके, या बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं किया, वो क्या करता है, बल्कि वो क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले जो लंच होता है ना, उसी में ही डेज़ी ये बात कहती है कि हम लोग जो हैं बहुत मैं बहुत ना बोरिंग फ़ील कर रही हूँ, तो हमें सबको चाहिए कि हम सब मिल के कहीं घूमने फिरने चले जाएँ। अब घूमने फिरने कहाँ जाना होता है, न्यूयॉर्क सिटी में कहीं किसी अच्छी जगह घूमने जाना होता है, तो सारे कहते हैं कि हम जो लोग उधर हैं सब कहते हैं कि हम मिल के जाएंगे। तो जब जाने की बारी आती है न्यूयॉर्क सिटी में घूमने फिरने के लिए, तो टॉम बुकैनन क्या करता है, वो गैट्सबी से कहता है कि मुझसे अपनी कार जो है उसको एक्सचेंज कर ले। अब ये एक्सचेंज क्यों किया जाता है, गैट्सबी के पास होती है एक येलो कलर की कार और वो चाहता है टॉम बुकैनन कि वो उसके साथ एक्सचेंज हो जाए। मतलब टॉम बुकैनन गैट्सबी की येलो कलर की कार लेके चला जाए और गैट्सबी जो है वो टॉम की कार लेके चला जाए। तो अब क्या होता है, एक कार में होते हैं टॉम और निक कैरावे और साथ में जॉर्डन बेकर, और दूसरी कार जो कि होती है टॉम की, उसके अंदर कौन होता है, उसके अंदर गैट्सबी होता है और टॉम की वाइफ। मतलब अब यहाँ पे टॉम ये क्या कर रहा है कि गैट्सबी के साथ अपनी वाइफ को भेज रहा है, जबकि उसको शक भी हो चुका है और उसका शक कहीं ना कहीं यकीन में भी तब्दील हो चुका है कि इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई अफेयर ज़रूर है, कोई ना कोई बात है जो मुझे नहीं पता। तो अब क्या होता है, वो फिर भी अपनी वाइफ को गैट्सबी के साथ भेज देता है और वो भी अपनी ही कार में। तो यहाँ पे वो ये चीज़ एक तो शो कराना चाह रहा है कि मुझे मेरी वाइफ ने इस तरह हर्ट करके कोई ख़ास मतलब फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे मैं कोई हर्ट नहीं हुआ। एक तो अपनी मेल ईगो को जस्टिफाई करने वाली बात है यहाँ पे, और एक अजीब सी मेल ईगो है क्योंकि कुछ मेल्स होते हैं उनमें होता है कि नहीं हमारी वाइफ ने ऐसा क्यों किया। अब टॉम में ये चीज़ भी है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन साथ ही साथ ये प्रूव करने के लिए कि मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपनी वाइफ को गैट्सबी के साथ आराम से भेज रहा है और वो शो करा रहा है कि मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब ये होता है कि जब ये लोग जा रहे होते हैं ना, जाते भी इनकी कार्स इस हिसाब से हैं कि चेंज हुई है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो अब जब ये कार वैली ऑफ एशेस वाले एरिया में से गुजरती है येलो कार, तो उसके अंदर कौन बैठा होता है गैट्सबी की येलो कार में, टॉम बैठा होता है। और मिर्टल विल्सन जो होती है वो अपने घर की विंडो से देख लेती है कि उस कार में, येलो कार में टॉम बैठा हुआ है। अब उसको क्या करना होता है, बाहर आना होता है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज विल्सन को भी दूसरी तरफ अपनी वाइफ पे कुछ ना कुछ शक हुआ होता है कि इसका किसी के साथ अफेयर है। जब उसको उस पर शक हुआ होता है तो उसने उसको अपने रूम में लॉक कर लिया होता है। तो अब रूम की विंडो से उसने देख लिया कि टॉम जा रहा है। अब वो चाहती होती है कि वो टॉम को ये बात बताए कि मुझे इस तरह से शक हो गया मेरे हस्बैंड को और मुझे बचाओ, इस सिचुएशन से निकालो। तो वो देखती है, अब गाड़ी गुजर गई तेज़ी से, तो अब वो वहीं विंडो में है और वो इंतज़ार में कि कब ये गाड़ी वापस आए तो मैं फ़ौरन से आऊँ और टॉम को ये सारी बात बताऊँ। अब जबकि जहाँ ये लोग गए थे घूमने फिरने, वहाँ इन लोगों ने एक स्वीट में अपना बुक किया था अपने रहने के लिए, वहाँ पे ये लोग रहे हैं, सही से इन लोगों ने इन्जॉय किया है। अब उसी स्वीट में जो है वह एक आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है इनके दरमियान, गैट्सबी के और टॉम के दरमियान। टॉम जो है वो उसको कहता है कि मतलब मुझे पूरा पता है कि तुम और मेरी वाइफ के साथ तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है। तो इस तरह की बात होती है, एक कॉन्वर्सेशन होती है, सही बहस मुबाहिसा होता है उन दोनों के दरमियान। और उसी के अंदर जो है वो टॉम उसको बताता है, एक्सपोज करता है कि गैट्सबी ने
अपना जितना भी पैसा कमाया है, जो वेस्ट एग में वो शिफ्ट हुआ है, वो कोई भी अच्छे तरीके से पैसा कमा के शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि बुरे तरीके से कमा के शिफ्ट हुआ है। मतलब क्या किया उसने, अल्कोहल की इलीगल सेल की है, परचेजिंग की है, इस टाइप का सारा काम किया जो कि बिल्कुल इलीगल थी। इस चीज़ को बूट लेगिंग कहते हैं। तो ये काम करके गैट्सबी आ गया है। अब ये चीज़ ट्रू है कि नहीं, मतलब टॉम ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अगर वो इल्ज़ाम झूठा होता तो ऑब्वियसली गैट्सबी उसको मना करता कि नहीं ये चीज़ गलत बोल रहा है। लेकिन उसने कुछ भी मना नहीं किया। उसने आगे से कहा तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब जैसे इस तरह हम कहते हैं लाइक सो वॉट। सो इस तरह से गैट्सबी आगे से रिएक्ट करता है, जिससे हमें ये भी पता चल जाता है कि टॉम ठीक कह रहा था और बिल्कुल गैट्सबी जो है वो गलत तरीके से पैसा कमा के ही आगे आया है। और उसने ये क्यों किया था, सिर्फ और सिर्फ डेज़ी के लिए, कि वो किसी भी तरीके से डेज़ी को वापस पाना चाहता था। और उसको ये बात पता थी कि डेज़ी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड के पीछे पड़ी हुई है। सो उसने भी उस चीज़ को बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं समझा और वो उसने डेज़ी के लिए अपने आप को गलत कामों में मुलव्वस करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करने की कोशिश की। सो यहाँ पे वो उसको बताता है, एक्सपोज करता है उसकी असलियत, और इस पे गैट्सबी को ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। आगे क्या होता है, अब जो कि कार्स वापस गई थी, अब ऑब्वियसली इन लोगों ने वापस आना है अपने अपने घरों की तरफ। तो जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो अब कार्स जो हैं वो वापस सब अपनी अपनी कार में ही हैं। मतलब गैट्सबी अब अपनी कार में है, अपनी येलो कार में, लेकिन फिर डेज़ी के साथ ही है। और बाकी लोग निक, जॉर्डन बेकर और टॉम, वो लोग अपनी कार में हैं, टॉम की कार में। तो अब जबकि ये लोग वापस आ रहे हैं तो वो येलो कार जब गुजरती है वैली ऑफ एशेस में, मिटल विल्सन देखती है तो वो सीधा अपने रूम के लॉक्स और किस तरीके से तोड़ के बाहर निकलती है सीधी। और बाहर निकलती वो इतनी तेज़ भागती हुई उस येलो कार की तरफ आती है। और सामने कौन होता है, ड्राइव कौन कर रहा होता है, डेज़ी ड्राइव कर रही होती है। और जे गैट्सबी ने काफ़ी दफ़ा डेज़ी को कहा होता है कि वो ड्राइव ना करे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ड्रंक भी होती है, तो वो उसको मना करता है कि वो ना करे, लेकिन वो बात नहीं सुन रही होती। और जो ही मिटल विल्सन सामने आती है, डेज़ी जो है वो बिल्कुल कार उसके ऊपर चढ़ा देती है और मिटल विल्सन वहाँ पर मर जाती है। मतलब गाड़ी ने उसको बिल्कुल कुचल दिया और वो वहाँ पे मर गई है। अब जबकि जॉर्ज विल्सन पीछे से देख रहा है कि ये क्या हुआ है। टॉम जो है वो गैस स्टेशन पर रुकता है, जॉर्ज विल्सन का ही है, वो वहाँ पे रुकता है। तो वो उसको बताता है कि उसकी वाइफ जो है उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया, और वो कार एक येलो कलर की कार थी। तो अब जॉर्ज विल्सन सोचना शुरू हो जाता है कि वो कार किसकी होगी। उसको लगता है कि वो यकीनन किसी उसी की होगी जिसके साथ उसकी वाइफ का अफेयर था, ज़रूर कार उसी की होगी। और उसी ने जब देखा होगा कि ये बात पता लग रही है, मैं एक्सपोज हो रहा हूँ, तो उसने मेरी ही वाइफ को किल कर दिया है अपने आप को बचाने के लिए। अब जॉर्ज विल्सन ने खुद से ये चीज़ सोच सोच के एक स्टोरी अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लिया, और वो चाहता होता है कि किसी भी तरीके से उसको पता चल जाए उस येलो कार का ड्राइवर कौन था, तो वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब दूसरी तरफ जबकि डेज़ी से ये एक्सीडेंट हो गया है, तो जे गैट्सबी, अब ये बात निक कैरेवे जब भागता है, उसको पता चलता है इस चीज़ का, वो जे गैट्सबी की तरफ जाता है, उससे पूछता है ये सब क्या हुआ था। तो उसको बता देता है कार वैसे डेज़ी ड्राइव करी थी, लेकिन अगर कोई भी इल्ज़ाम आता है, कोई भी मसला होगा, तो मैं अपने आप को आगे कर दूंगा और सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर ले लूँगा। डेज़ी को मैंने बचाना है और डेज़ी के ऊपर मैंने ये कोई भी मसले नहीं होने देने। तो ये चीज़ पता चल जाती है, और यही चीज़ निक जो है वो टॉम को भी बता देता है। लेकिन टॉम अब डेज़ी को फंसने नहीं दे रहा होता। वो क्या करता है, वो वैसे भी गैट्सबी से उसने बदला तो लेना ही होता है, तो गैट्सबी पे उसको गुस्सा तो आया ही होता है। तो अब वो क्या कहता है, वो जॉर्ज विल्सन के पास जाता है और उसको बताता है कि येलो कलर की कार थी जो कि जे गैट्सबी ड्राइव कर रहा था, और जे गैट्सबी ने ही उसकी वाइफ को मारा है। अब यही चीज़ जो जॉर्ज विल्सन की प्रिपेयर्ड स्टोरी थी वो उसमें फिट करता है, और वो समझता है कि जे गैट्सबी ही वो बंदा है कि जिसके साथ उसकी वाइफ का अफेयर था। तो अब उसकी भी एक तरह से वो जाग उठती है अंदर गुस्सा, और वो कहता है कि अब मैं जाके जे गैट्सबी को नहीं छोड़ूंगा। तो वो जे गैट्सबी के घर जाता है जहाँ पे स्विमिंग पूल में होता है वो, और वो उसका मर्डर कर देता है, उसको गन शॉट से मार देता है, और साथ ही वो खुद भी सुसाइड कमिट कर लेता है। खुद भी वो मर गया। मतलब यहाँ से हमारी ट्रैजिक एंडिंग तो हो ही गई। एक मिटल विल्सन की डेथ हुई है, फिर जॉर्ज विल्सन ने भी सुसाइड किया, और सुसाइड करने से पहले उसने इसको भी मार दिया, गैट्सबी को भी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास हमारा मेन जो हीरो था, जो कैरेक्टर था, उसकी तो हो गई है डेथ। अब जबकि गैट्सबी की डेथ हो चुकी है, तो निक कैरेवे जो है वो गैट्सबी के लिए छोटा मोटा सा फ्यूनरल का अरेंजमेंट करता है, लेकिन उसको दुख ये होता है कि कोई भी उसके फ्यूनरल पे नहीं आता। तो यहाँ पे उसको बड़ा दुख होता है कि मतलब थोड़े से चंद ही लोग होते हैं जो आते हैं, बाकी मतलब इससे ये हमें ज़ाहिर होता है कि कितनी मर्जी बड़ी लेविश पार्टीज उसने अरेंज की, जो कुछ भी किया, लेकिन उसकी डेथ पे ही लोग ज़्यादातर नहीं आए। तो मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी अट्रैक्शन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों और पार्टी की अट्रैक्शन में ही आते थे उसके घर, उसकी कोई उनको अट्रैक्शन नहीं थी। वरना उसके फ्यूनरल पे भी आते, लेकिन कोई ख़ास लोग नहीं आए। अब इस चीज़ से निक को इतना दुख होता है कि जे गैट्सबी की डेथ हो गई, सारा क्या हो गया,
कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो सकी। जे गैट्सबी डेज़ी को वापस हासिल करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। डेज़ी जो कि उसको छोड़ के चली गई थी, क्यों छोड़ के गई थी? एक तो वो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को नॉवल के इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि वर्ल्ड वॉर के भी कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो क्या है कि ये जो एक पार्टिंग वाली हैबिट है और जो वेल्थ के पीछे भागना है, ये सब वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स थे। ये वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स क्यों थे? क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि इतनी डेथ्स उन्होंने देखी थी इस वर्ल्ड वॉर में, इतने लोग मारे गए थे, तो उनको था कि ये जो ज़िंदगी है ये इतनी छोटी सी है, इतनी थोड़ी सी है, तो इसमें हमें जो कुछ मिल रहा है इसको हासिल कर लें किसी तरह। जितनी वेल्थ मिल रही है उसको जल्दी से जल्दी हासिल कर लें, उसको इन्जॉय कर लें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अचानक किसी भी टाइम किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। और जे गैट्सबी जो कि नावल का प्रोटैगनिस्ट है, उसका भी ये हमें शुरू में थोड़ा सा लाइक दिखाया जाता है कि वो जो है शुरू में वर्ल्ड वॉर में जाता है। मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर में जब लोग इतने कम थे तो छोटे मोटे जो लाइक लोग थे, जो सिविलियंस थे, उनकी भी कहीं ना कहीं मदद हासिल की गई थी। तो उसके अंदर ही जे गैट्सबी भी जाता है अपने कंट्री के लिए, और वहाँ से जब वो वापस नहीं आ रहा होता तो डेज़ी को पीछे से लगता है कि बस अब मेरे लिए जो है वो टॉम बुकैनन ही एक ऑप्शन बचा है, तो मैं उसके साथ ही चली जाऊँ, क्योंकि जे गैट्सबी का कुछ पता नहीं कि कब वो वापस आए। अगर ट्रू लव होता तो ऑब्वियसली वो उसके लिए थोड़ा बहुत वेट करती है, कुछ करती है, लेकिन उसने आज सच कुछ नहीं किया। और वैसे भी उसको था कि जे गैट्सबी उसको क्या ही दे सकता है लाइफ में, तो उसने टॉम बुकैनन को चूज़ किया था। तो अब ये सारी चीज़ें जब निक को पता थी तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसका बिल्कुल दिल नहीं था कि वो इस जगह पे अब रहे। तो वो क्या करता है, वो छोड़ के वापस चला जाता है मिड वेस्ट, जहाँ से वो आया होता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है द एरा ऑफ ड्रीमिंग एंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो नावल है ये एक और चीज़ को भी दिखाता है, जो कि थी अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम क्या चीज़ थी? वो यही थी कि जब अमेरिका को ऊपर लाने की बारी आई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम्स में, तो यहाँ पे एक अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वो ये था कि अमेरिका को आगे लाने के लिए हमें सबको मिलजुल के एक साथ मेहनत करनी है। ये नहीं हम देखेंगे कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। सबको अपना अपना रोल अदा करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है। जब सब लोग इंडिविजुअली मेहनत करेंगे अपने अपने लिए, तो कलेक्टिवली एक कंट्री और एक नेशन जो है वो ऊपर आएगा और अमेरिका इस तरह से ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ थी जिसका नाम अमेरिकन ड्रीम था। और यहाँ पे अब सबको लगा कि कोई ड्रीम नहीं बाकी रहा। एक अमेरिकन ड्रीम ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक छोटा मोटा यहाँ पे ड्रीम दिखाया गया गैट्सबी का कि उसने डेज़ी को हासिल करना था, तो वो एंड हो गया। तो इसी से ये चीज़ भी शो होती है कि जो अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट था वो भी कोई इतना सक्सेसफुल नहीं होने वाला था, और उसको भी एंड ही होना था जल्द। तो यहाँ पे जो है वो हमारा नावल ख़त्म होता है ट्रेजिक एंडिंग के साथ। आई होप आप लोगों को ये नावल समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह का कंटेंट पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Until the next video, Allah Hafiz.